ये मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट लेक्चर देखें, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि फर्स्ट लेक्चर से लिंक्ड हैं। तो हो सकता है कुछ चीज़ें इसमें ना समझ में आए, इसलिए पहले फर्स्ट वाला लेक्चर देखें, उसके बाद सेकंड वाला ये वाला लेक्चर प्रोसीड करें। जो नेक्स्ट रूलर थे हमारे वो थे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह राजा बने थे निज़ाम उल मुल्क की मदद से। निज़ाम उल मुल्क उस समय के सबसे ज़्यादा पावरफुल नोबल्स में गिने जाते थे, इसलिए मोहम्मद शाह के पास ज़्यादा कुछ करने को था नहीं। लेकिन मोहम्मद शाह ने एक चीज़ नोटिस की थी अपने प्रीवियस रूलर से कि कभी भी वज़ीर को फ्री हैंड नहीं देना है, कि कभी भी वज़ीर को फ्री हैंड नहीं देना है, क्योंकि वज़ीर तख्ता पलट कर देते थे और राजाओं को हटा देते थे। इसलिए मोहम्मद शाह ने एक काम किया कि कभी भी निज़ाम उल मुल्क को फ्री हैंड नहीं दिया। लेकिन निज़ाम उल मुल्क बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही एंथुसियास्ट पर्सन थे। ये कुछ चेंजेस लाना चाह रहे थे, कुछ पॉलिसी चेंजेस लाना चाह रहे थे। मुग़ल एम्पायर की ग्लोरी जो लॉस्ट हो गई थी, जो लॉयल्टी लॉस्ट हो गई थी, वो रीगेन करना चाह रहे थे, रिवाइव करना चाह रहे थे। निज़ाम उल मुल्क जो भी एफर्ट लेते थे उसे मोहम्मद शाह पैरालाइज कर देते थे, क्योंकि वो फ्री हैंड नहीं दे रहे थे। इसलिए सभी एफर्ट्स निज़ाम उल मुल्क के पैरालाइज हो गए, क्योंकि अब निज़ाम उल मुल्क काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे मोहम्मद शाह से। तो निज़ाम उल मुल्क ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया। इन्होंने डिसाइड किया कि ये अपना ही एक स्टेट गवर्न करेंगे, उसी को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे और उसी में चेंजेस लाएंगे, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी से काफ़ी परेशान हो चुके थे। तो इन्होंने डिसइंटीग्रेट होने का फैसला किया, मतलब एक सेमी ऑटोनोमस स्टेट इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, जिसका नाम इन्होंने रखा हैदराबाद। ये पहले से ही हैदराबाद के गवर्नर थे, लेकिन इस सेंटर को सर्व कर रहे थे। जैसे आज के समय में समझ लीजिए, जैसे आज एक डीएम होता है, डीएम एक डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्ट्रेट करता है, लेकिन डेपुटेशन पर उसे सेंटर को भी सर्व करना पड़ता है, सेंट्रल सेक्रेटरीट में या पीएमओ में जाके। वैसे ही ये थे निज़ाम उल मुल्क, ये गवर्नर थे हैदराबाद के, लेकिन ये सर्व कर रहे थे सेंट्रल अथॉरिटी में जाके। तो वहाँ से जब ये फ्रस्ट्रेट हो गए तो इन्होंने रिटर्न कर लिया, मतलब हैदराबाद आ गए और सेंटर को एज ए नॉमिनल हेड, यानी मुगल्स को एज ए नॉमिनल हेड मानते रहे, लेकिन पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन डिसीजंस ये अपने आप लेते रहे। इसका क्या मतलब हुआ कि इन्होंने सेंटर को हेड मानते हुए जब निज़ाम उल मुल्क ने हैदराबाद को एक सेमी ऑटोनोमस स्टेट बनाया, तो इससे क्या हुआ, एक सिग्नल ट्रिगर्ड हो गया अमंग द अदर्स नोबल्स। जो अदर पावरफुल नोबल्स थे उन्होंने भी निज़ाम उल मुल्क के फुटस्टेप्स को फॉलो करना शुरू कर दिया, मतलब उन्होंने भी अपने अपने स्टेट कार्व आउट करने शुरू कर दिए, सेमी ऑटोनोमस स्टेट बनाने शुरू कर दिए। इस कड़ी में सबसे पहले थे हमारे निज़ाम उल मुल्क, जिन्होंने हैदराबाद बनाया था। दूसरे थे सादत खान, जिन्होंने अवध को सेमी ऑटोनोमस स्टेट डिक्लेयर कराया था। और तीसरे थे मुर्शिद कुली खान, जो कि बंगाल के गवर्नर थे और बंगाल को एज ए सेमी ऑटोनोमस स्टेट बनाया उन्होंने। इससे क्या हुआ, इसका आउटकम ये हुआ कि एक फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर स्टार्ट हो गया। अब तक क्या था, इकोनॉमिकली डिसइंटीग्रेट हो गए, इकोनॉमिकली वीक हो रहे थे, अब ये फिजिकली भी वीक होना शुरू हो गए, यानी फिजिकल डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया। अच्छा, ये सब मुगल एम्पायर को सेंट्रल अथॉरिटी मान रहे थे, हेड अपना नॉमिनल हेड मान रहे थे। तो इस वजह से इन्हें नजराना पेश करना पड़ा कि जब कोई सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को कुछ पे करता है, चाहे वो मनी हो या कोई और गिफ्ट हो, तो उसे हम कहते हैं नजराना। इसलिए मोहम्मद शाह के रेन को रेन ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया था। सेकंड इनके इस रेन में काम हुआ था वो था नादिर शाह का अटैक। नादिर शाह आया था अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में ये सैफर्ड बॉय था। सैफर्ड बॉय में यानी चरवाहों का लड़का, भेड़ बकरियाँ चराता था। फिर ये धीरे धीरे अपनी काबिलियत की वजह से आर्मी में सर्व किया। आर्मी में इसने सफ़ावी डायनेस्टी को एज ए कमांडर के तौर पे सर्व किया। लेकिन जब सफ़ावी डायनेस्टी का एंड हुआ तो इसने खुद को शाह डिक्लेयर कर दिया। ये वाले नहीं, वो वाले दूसरे वाले शाह। तो उसने शाह डिक्लेयर कर दिया, यानी किंग डिक्लेयर कर दिया। और अफगानिस्तान के बारे में एक और बात जानने लायक है वो ये कि ये हमेशा से एक डिस्टर्ब प्लेस रहा है, यानी हमेशा से एक बैटल ग्राउंड रहा है। चाहे वो आज देख लो तालिबान की वजह से, या आप 1000 साल पहले देख लो तैमूर की वजह से, या नादिर शाह की, मतलब इनके यहाँ हमेशा से युद्ध चलता रहता है। मतलब ये एक तरह से इनका, जैसे हमारे यहाँ फार्मिंग होती है, इनके यहाँ युद्ध होता है। मतलब ये वही करते हैं जो इन्हें अच्छी तरह आता है। अब पता नहीं ये इन्होंने कहाँ से सीखा है, ये पानी है उनका ऐसा, या हवा है, या मिट्टी है ऐसी, जो कि लड़ाई में लगे रहते हैं साहब। कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत भट्टाचार्य, कुछ तो गड़बड़ है। जब नादिर शाह ने खुद को शाह डिक्लेयर किया तब इन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, उसके बाद ये खुद को इस्टेब्लिश कर पाए।
मतलब एक कांस्टेंट वॉर चलता रहा, क्योंकि ये एक कांस्टेंट वॉर लड़ रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, वेल्थ ड्रेन होनी शुरू हो गई, यानी पैसा इनका ख़त्म होना शुरू हो गया। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि अब पैसा कहाँ से लाया जाए, तो इनकी नज़र पड़ी इंडिया पर। क्यों, इंडिया में तो भाई बहुत पैसा था उस समय, इतना पैसा था कि साहब राजा महाराजा सोने के बिस्तर पर सोया करते थे, मतलब असरफियाँ लुटा रहे हैं। अब अपने मोहम्मद शाह को देख लो। अच्छा, मतलब मोहम्मद शाह के बारे में एक और बात जानने लायक है कि मोहम्मद शाह का आप करेक्टर देखोगे ना, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग करेक्टर है। मोहम्मद शाह थे भाई हमारे WWE के चैंपियन। अब तक आपने देखा हो WWE होता है, WWF होता है, लेकिन ये थे WWE के चैंपियन। अब ये WWE होता क्या है, यानी वाइन, वेमेन और कथक, शराब, शबाब और मुजरा, ये इतने वेल्ले हुआ करते थे हमारे जो एम्परर थे कि इन्हें करने को कुछ नहीं होता था। इन्हें जो भी कुछ सही करने का मुग़ल एम्पायर में जो भी कुछ रिवाइव करने की कोशिश हुई थी, वो बहादुर शाह के टाइम तक ही हुई थी। उसके बाद से जो भी एम्परर बने, जो भी राजा बने, वो सब वेल्ले किस्म के थे। उनके पास फुल टू फुल ठरकी आदमी थे और पूरे नवाब वाले शौक थे, क्योंकि गद्दी ने विरासत में मिल गई थी, पुश्तैनी मिल गई थी, तो इसने मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसने उन्हें स्ट्रगल कभी देखा नहीं। तो क्या है, पैसा अनाप शनाप है, बापू जिम्मेदार, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था हमारी आर्मी वीक है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था हमारी डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया हमारे एम्पायर का, या हमारी इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, या लॉयल्टी लॉस हो रही है। इन्हें कोई मतलब नहीं, इन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब हुआ करता था। क्योंकि ये बहुत ही रंगीन मिजाज के थे, बहुत रंगीले नेचर के थे, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया था मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला इनके टाइटल के तरह जुड़ गया था इनके नाम के साथ। कोशिश करो। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। जब इन नादिर शाह ने देखा कि दिल्ली में काफ़ी पैसा है और काफ़ी अय्याशी चल रही है, तो इसने मार्च करना शुरू कर दिया दिल्ली की तरफ। अब जबकि दिल्ली की तरफ मार्च करने शुरू किए, तो इन्हें कोई भी डिफेंस नहीं मिला, यानी कोई भी ऐसा चुनौती नहीं मिली, कोई भी रोकने वाला नहीं मिला इन्हें दिल्ली तक आने के लिए। कारण उसका ये था कि जितने भी राजा थे, पैटी पैटी जो छोटे छोटे राजा थे, वो सब एक दूसरे के प्रति जेलस फील करते थे, एक दूसरे के प्रति कॉन्स्पिरेसी करते थे। तो इसलिए जब उन्होंने सोचा कि जब उस पर अटैक हो रहा है तो मैं क्यों लड़ने जाऊँ, जब मुझ पर अटैक होगा तब तीसरा सोचता था कि मैं क्यों लड़ने जाऊँ। जब तक आग घर तक नहीं पहुँच गई अपने तब तक इन्होंने लड़ने का नहीं सोचा। जब नादिर साहब बिल्कुल दिल्ली की सीमा पर आ गया, तब मोहम्मद शाह को याद आया कि अरे हाँ, हम तो राजा हैं और हमें लड़ना भी पड़ेगा। तो आनन फानन में सेना इकट्ठी की और लड़ने चले गए। परिणाम ये हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि बुरी तरह धूल चाटी इन्होंने और घर वापस कर दिए गए। जब नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा किया, तो नादिर शाह ने अपने अपने कमांडर्स को कह दिया कि जितना लूट सकते हो उतना लूट लो। नादिर शाह की नज़र पड़ गई कोहिनूर पर, क्योंकि ये बहुत फेमस था। नादिर शाह ने कोहिनूर ले लिया, ये वाला। फिर नादिर शाह ने पीकॉक थ्रोन ले लिया, जो कि बनवाया था शाहजहाँ ने अपने लिए। शाहजहाँ ने बहुत अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे, जैसे ताजमहल बनवाया था शाहजहाँ ने, और पीकॉक थ्रोन बनवाया था शाहजहाँ ने, ठीक है। अब ये दोनों ही अपने साथ लेके चले गए, लेकिन नादिर शाह का इतने से मन नहीं भरा। पैसे ले लिए, कोहिनूर ले ली, पीकॉक थ्रोन ले लिया, इज्जत ले ली। फिर नादिर शाह ने कहा कि जितना भी तुम्हारा इंदस रिवर के वेस्ट साइड का जो भी पार्ट है वो सब हम ले रहे हैं। एक सीट कर लिया उन्होंने। अच्छा, ये लूटपाट करके नादिर शाह तो वापस चले गए, लेकिन ऐसा नहीं था कि नादिर शाह सिर्फ एक ही बार आए और लूटपाट के जो भी गए तो गए और लेके चले गए। इनके कमांडर थे अहमद शाह अब्दाली, वो इनसे भी बड़े वो थे, वो नहीं रुके। उनका जब भी मन होता था अहमद शाह अब्दाली का, वो चले आते थे झोला उठाए। आप देखेंगे कि अहमद शाह ने अपने रिन में कम से कम 10 बार, कम से कम 10 बार इंडिया पर अटैक किया, और जितना चाहा उतना पैसा यहाँ से खींच के ले गए। अंग्रेज़ क्या खींच के ले जाएंगे, अंग्रेज़ क्या लूटेंगे, उनसे ज़्यादा तो ये ले गए थे, लेकिन इनके बारे में कोई नहीं पूछता। पूछना चाहिए इनसे भाई। अच्छा, इससे क्या हुआ, नादिर शाह के अटैक से ये हुआ कि जो भी मुग़ल एम्पायर को अब तक हम बहुत ही माइटी मुगल्स कह रहे थे, या बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल और सेंट्रल अथॉरिटी से डिनोट कर रहे थे, उससे ये फ़र्क पड़ा कि नादिर शाह के अटैक से कि इन्हें सबको पता चल गया। अब तो गली गली में शोर है, नादिर शाह चोर है, ठीक है। नादिर शाह के अटैक से ये पता चल गया सब लोगों को कि मुगल्स कितने वीक हैं, कहाँ कहाँ इनके वीक पॉइंट्स हैं। पूरे ये एक्सपोज हो गए, पूरी तरह से वल्नरेबल हो गए अटैक के लिए।
अच्छा, अब तक देखो मोहम्मद शाह का हमने आपको करेक्टर बताया। मोहम्मद शाह क्या थे? फुल टू फुल अय्याश थे, मतलब बाप का पैसा था तो लुटाए जा रहे थे, मतलब बाप की कमाई और बम्बा की भराई बराबर कर रखी थी इन्होंने। इसके बाद जो और रूलर्स आए उन्होंने घंटा कुछ नहीं किया। आप सिर्फ नाम रट सकते हो, इसके अलावा अगर भूल भी जाओगे तो इनके बाप ने इन्हें कभी याद नहीं रखा तो तुम्हें याद क्यों रखोगे। लेकिन अगर कभी कभार पूछ लेता है तो एक बार दिमाग में अटका लेना वो कुछ। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। नेक्स्ट है हमारा बंगाल। बंगाल को सेमी ऑटोनोमस स्टेट बनाया था मुर्शिद कुली खान ने। उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर थे वो थे अलीवर्दी खान और उनके बाद सुजाउद्दीन। इन तीनों ही रूलर्स ने बंगाल को काफ़ी पीसफुल और प्रॉस्परस ऋण दिया, जिसकी वजह से ट्रेड में काफ़ी फ्लरिश की। इन तीनों ही रूलर्स ने जल्दी ही रियलाइज़ कर लिया था कि आने वाला जो फ्यूचर है वो पूरा ट्रेड का होगा, यानी पूरा ट्रेड पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जो फॉरेन कंपनियाँ थी वो मेनली फोकस कर रही थी ट्रेड पर। इस वजह से इनका मेन फोकस रहा था ट्रेड को फ्लरिश करने पर। जो नेक्स्ट रूलर बने थे वो थे सिराजुद्दौला। ये 1956 में रूलर बने थे, लेकिन इनकी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, जैसे ही ये राजा बने उसी समय यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ही 7 ईयर वॉर पर चले गए। मतलब तो ब्रिटेन और फ्रांस यूरोप में तो लड़ाई लड़ ही रहे थे, वहाँ तो वॉर थिएटर था ही, लेकिन जहाँ जहाँ इनकी कंपनियाँ थीं वहाँ भी इन्होंने फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया, क्योंकि डर की वजह से कहीं फ्रेंच ब्रिटेन पर अटैक न कर दें और कहीं ब्रिटिशर्स फ्रेंच पर अटैक न कर दें। तो इसलिए वर्ल्ड में ये जहाँ भी थे वहाँ पर इन्होंने खुद को सुरक्षित रखने के लिए फोर्टिफिकेशन करने का फैसला किया। जब इन्होंने बंगाल में फोर्टिफिकेशन करना चाहा तो सिराजुद्दौला ने रोक दिया, क्योंकि कोई भी राजा नहीं चाहेगा कि उसके घर में आके, उसके राज्य में आके कोई और बाहर का व्यक्ति आके फोर्ट बनाए, किले बनाए। अब फ्रेंच ने तो सिराजुद्दौला की बात मान ली, लेकिन ब्रिटेन मानने को तैयार नहीं हुआ। ब्रिटिशर्स फिर भी फोर्टिफिकेशन कंटिन्यू रखना चाह रहे थे अपना। अच्छा, ये फोर्टिफिकेशन करते कहाँ थे? जहाँ जहाँ इनकी फैक्ट्री होती थी वहाँ फैक्ट्री के चारों तरफ फोर्टिफिकेशन करते थे। फोर्टिफिकेशन मतलब ऊंची ऊंची दीवार लगाना जिन पर गने रख देना, ताकि किसी भी युद्ध की स्थिति में निपटा जा सके। अभी फैक्ट्रीज़, उस समय की फैक्ट्रीज़ में और आज की फैक्ट्रीज़ में काफ़ी अंतर है। उस समय क्या होता था, जो क्लर्क होते थे, क्योंकि देखो ब्रिटिश क्या थे, वो यहाँ कोई फैक्ट्री तो लगाने आए नहीं थे, वो यहाँ कोई कारखाने तो लगे नहीं थे उस समय, लेकिन फैक्ट्रीज़ की फिर ज़रूरत क्या पड़ी? पहले जो क्लर्क हुआ करते थे उन्हें कहते थे फैक्टर। वो इनकी इकोनॉमी के लिए एक फैक्टर साबित होते थे, इससे समझ लो। तो क्लर्क को कहा जाता था फैक्टर, और जहाँ पर बैठकर वो काम करते थे उसे कहा जाता था फैक्ट्रीज़। तो यहाँ पे सिर्फ ये व्यापार करते थे, यहाँ कोई कारखाने नहीं लगाए थे इन लोगों ने। तो इसलिए आज की फैक्ट्रीज़ और जो ब्रिटिश वाली फैक्ट्रीज़ हैं उनमें काफ़ी अंतर है, कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि हम कोलकाता में जहाँ हमारी फैक्ट्रीज़ है और चंद्रीनगर में फैक्ट्रीज़ है वहाँ हम फोर्टिफिकेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन सिराजुद्दौला ने मना कर दिया कि कोई भी यहाँ पे फोर्टिफिकेशन नहीं करेगा। लेकिन ब्रिटिशर्स फिर भी नहीं माने। एक फोर्ट विलियम है ये वाला, इसको फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया इन्होंने। इसकी दीवार पर गन माउंट कर दी, तोप में माउंट कर दी, ताकि फ्रांस अगर इन पर अटैक करते हैं तो ये बचा जा सके। लेकिन ये चीज़ सिराजुद्दौला को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उन्हीं के घर में आके कोई और, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आपके घर में कोई आया है और एक रूम पर कब्जा कर लेता है और उस पर गन रख देता है कि हाँ इसके अंदर कोई नहीं घुसेगा, तो ये आपको अच्छा लगेगा? नहीं चलेगा ना, क्योंकि वहाँ पर जो भी रूलर होता है वो कंप्लीट अथॉरिटी चाहता है, कंप्लीट पावर चाहता है अपनी एरिया में एटलीस्ट। तीसरा इन्होंने काम किया कि जो कृष्ण वल्लभ थे, जिन पर चार्जेस लगे थे कि इन्होंने गद्दारी की है सिराजुद्दौला से, पैसों का गबन किया है, उन्हें इन्होंने शेल्टर दे दिया। मतलब सिराजुद्दौला के सब अगेंस्ट में ये काम करने शुरू कर दिए ब्रिटिशर्स ने। नेक्स्ट था इनका ये दस्तक का मिसयूज़ कर रहे थे, क्योंकि दस्तक में क्या बोला था, दस्तक में बोला था कि जो भी कंपनी ट्रेड करेगी उस पर टैक्स नहीं दिया जाएगा, उस पर टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन कोई अगर प्राइवेट पर्सन, मतलब पर्सनल कैपेसिटी में अगर कोई ट्रेड करता है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। अगर कोई ब्रिटिशर्स है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये क्या कर रहे थे, दस्तक का मिसयूज़ कर रहे थे और उसे मिस इंटरप्रेटेड कर रहे थे। तो मजबूरन सिराजुद्दौला को इन पर हार्ड स्टेप्स लेने पड़े, इन्हें भगाना पड़ा।
सिराजुद्दौला ने अपनी आर्मी को लेके फोर्ट विलियम पर अटैक कर दिया और फोर्ट विलियम से जो भी ब्रिटिशर्स थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे उन सबको भगा दिया वहाँ से और इन्हें उठा के बंगाल से बाहर फेंक दिया। ब्रिटिशर्स ने भागकर शेल्टर ले लिया, शरण ले ली एक फुल्टा आइलैंड पर। फुल्टा आइलैंड एक बे ऑफ बंगाल में आइलैंड है, वहाँ पर इन्होंने शरण ले ली। वहाँ से इन्होंने कांटेक्ट किया अपनी मद्रास में बैठी आर्मी को, वहाँ पर लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। उन्होंने वहाँ से मार्च किया बंगाल को रिकैप्चर करने के लिए। तो सबसे पहले इन्होंने इस करप्शन का फ़ायदा उठाया और ब्राइब करने की कोशिश की जो टॉप ऑफिशियल्स थे। उनमें सबसे पहले इन्होंने ऑफिशियल्स थे वो थे मानिक चंद। इन्होंने मानिक चंद को रिश्वत दी। अभी मानिक चंद कौन थे? जब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम को खाली करा लिया तो मानिक चंद को केयर टेकर बना दिया, एज ए इंचार्ज बना दिया फोर्ट विलियम का। तो रॉबर्ट क्लाइव ने मानिक चंद को रिश्वत दे ली और अपनी तरफ शामिल कर लिया। दूसरे थे जगत सेठ। जगत सेठ उस समय के बहुत बड़े साहूकार थे, इतने ज़्यादा पैसे वाले थे कि जब नवाब को ज़रूरत पड़ती थी, जब सिराजुद्दौला को पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो सिराजुद्दौला इनसे आके लोन ले लिया करते थे। इन्हें भी रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी तरफ मिला लिया रिश्वत दे के। तीसरे थे मीर जफ़र। मीर जफ़र उस समय नवाब की आर्मी के कमांडर थे, सेनापति थे। इन्हें भी रॉबर्ट क्लाइव ने रिश्वत दे के अपनी तरफ कर लिया। रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी और नवाब की आर्मी एक दूसरे के सामने आए, वो जगह थी प्लासी, क्योंकि वहाँ बैटल हुआ था, इसलिए उसे कहा जाता है बैटल ऑफ प्लासी। और ये बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, क्योंकि नवाब के ज़्यादातर ऑफिशियल्स को रॉबर्ट क्लाइव ने रिश्वत दे के अपनी तरफ कर रखा था, खरीद रखा था, तो इसलिए नवाब के पास ज़्यादा लड़ने के लिए कुछ था नहीं। इनकी आर्मी ने इन्हें धोखा दे दिया। इनके पास अपने पर्सनल ट्रुप्स बचे थे जिनके सहारे इन्होंने लड़ाई की और बहुत ही बुरी तरह हार। अच्छा, इनके डिफीट के कारण क्या थे? पहला रीज़न था कि नवाब देख ही नहीं पाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी कोई ट्रेडिंग कंपनी नहीं है, सिर्फ ये इंपीरियल कंपनी भी है। इसकी जो थिंकिंग है वो इंपीरियलिज्म की है, ये सिर्फ यहाँ पे व्यापार नहीं करेगी, यहाँ पे राज भी कर सकती है। दूसरा था कि नवाब के पास सिर्फ 4000 की इन्फेंट्री थी, मतलब सिर्फ 4000 पैदल सिपाही थे। मतलब मजाक चल रहा है क्या? आप एक पूरे बंगाल को गवर्न कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस पर, और आपके पास 4000 इन्फेंट्री है। और आज के बंगाल में और उस समय के बंगाल में काफ़ी अंतर था। आज के बंगाल में अब वेस्ट बंगाल है, ठीक है, लेकिन उस समय के बंगाल में बिहार से जो भी ईस्ट साइड का एरिया था वो पूरा बंगाल में इंक्लूडेड था। बिहार, बांग्लादेश और पूरा नॉर्थ ईस्ट का एरिया, ये पूरा बंगाल में काउंट हो रहा था। इतने बड़े एरिया को गवर्न करने के लिए आपके पास सिर्फ 4000 सिपाही, हद है। तीसरा है कि नवाब को पता ही नहीं चला कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन कितना हो रखा है, उनके टॉप ऑफिसर्स हैं वो कितने गिर चुके हैं, ठीक है। मतलब रॉबर्ट क्लाइव ने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को ही खरीद लिया, एक तरह से पूरी आर्मी को खरीद लिया। इतना करप्शन हो चुका था, सोचो करप्शन का लेवल क्या था उस समय। अच्छा, वो तो करप्शन का लेवल था नवाब के टाइम पे। आज के टाइम पे बताइए, अभी 2020 की रिपोर्ट आई है, उसमें बताइए कि इंडिया का लेवल क्या है करप्शन को लेकर, ठीक है। इंडिया की पोजीशन क्या है करप्शन को लेकर, ये आप मुझे आंसर दीजिए, और इसका आंसर मिलेगा आपको वीडियो के लास्ट में। अच्छा, बैटल ऑफ प्लासी का रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट ये रहा कि सिराजुद्दौला को एलिमिनेट कर दिया गया था, उनकी जगह पर नया रूलर बना दिया गया था। नया रूलर बनाया था मीर जफ़र को, क्योंकि मीर जफ़र उस समय कमांडर थे, सेनापति थे, और ब्रिटिशर्स के काफ़ी चहेते भी हो गए थे, तो उन्हें राजा बना दिया गया। क्योंकि मीर जफ़र को राजा ब्रिटिशर्स ने बनाया था, तो इसलिए ब्रिटिशर्स के पास फ्री हैंड आ गया अपने ट्रेड को एक्सपेंड करने का, अपनी आर्मी को इंक्रीज करने का, फोर्टिफिकेशन करने का। मतलब जो जो चीज़ सिराजुद्दौला मना कर रहे थे वो ये सब कर पा रहे थे। अब 3 साल बाद यानी 1760 में मीर कासिम थे मीर जफ़र के बेटे। मीर कासिम ने डायरेक्ट डील कर ली ब्रिटिशर्स के साथ कि हम आपको ज़्यादा पेमेंट करेंगे, ज़्यादा फ्री हैंड देंगे, ज़्यादा पावर देंगे। तो क्या हुआ कि मीर जफ़र को हटा के मीर कासिम को राजा बना दिया गया। मीर जफ़र ने 2 काम किए। पहला, जो इनकी कैपिटल थी मुर्शिदाबाद में, उसे शिफ्ट करके मुंगेर ले गए। अच्छा, मुंगेर है अपना बिहार में और मुर्शिदाबाद है बंगाल में अभी करंट सिनेरियो में। अच्छा, ये बताओ मुंगेर फेमस है किस चीज़ के लिए फेमस है? मुंगेर फेमस है देसी कट्टों के लिए। जिन लोगों ने गैंगो बासीपुर देखी वो जानते हैं। दूसरा इन्होंने काम किया कि कस्टम ड्यूटी को ही रिमूव कर दिया। तो अब तक क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक एज मिल रहा था, एक बेनिफिट मिल रहा था फरमान की वजह से, जो कि फर्रुखशाह ने जारी किया था, जिसकी वजह से इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ रहा था। कस्टम ड्यूटी रिमूव कर दी गई थी। मीर कासिम ने क्या किया कि कस्टम ड्यूटी रिमूव कर दी। अब देखो क्या हो रहा है कि अब इंडियन ट्रेडर को भी कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ रही है। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी देती नहीं थी, अब इंडियन ट्रेडर भी फ्री हो गए। इससे क्या हुआ, जो एज और बेनिफिट ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहा था वो अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका। ये चीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छी नहीं लगी, तो क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम को उनकी पोजीशन से हटा दिया। मीर कासिम भाग के गए।
देखो अब तक क्या था, अब देखो करंट सिनेरियो क्या था कि जो भी सेमी ऑटोनोमस स्टेट थे उन्होंने कभी भी खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं किया था, ना ही बंगाल ने डिक्लेयर किया था, ना ही अवध ने, ना ही हैदराबाद ने, मतलब किसी ने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं किया था। जब मीर कासिम को हटा दिया गया तो मीर कासिम हेल्प मांगने पहुंच गए मुगल्स के पास, लेकिन रास्ते में पड़ता है अवध, इन्होंने अवध से भी मदद मांगी। देखो अब क्या हुआ, मुगल्स से शाह आलम सेकंड, अवध से शुजाउद्दौला और बंगाल से मीर कासिम, ये तीनों इकट्ठे हो गए, इन तीनों की तिगड़ी बन गई। इन तीनों ने एक अलायंस बना लिया, इंडियन अलायंस, और इन्होंने फाइट बैक किया ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से हटाने के लिए। इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो। जब इंडियन अलायंस और हेक्टर मुनरो आमने सामने आए, वो जगह थी बक्सर। बक्सर है बिहार में, ठीक है, क्योंकि वहाँ बैटल हुआ था तो इसलिए कहा जाता है इसे बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1964 में। जब बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर में ये हुआ कि इंडियन अलायंस इनकी तिगड़ी बुरी तरह हार गई। ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय तक इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि माइटी मुगल्स और अवध और मीर कासिम के सपोर्टर्स तीनों मिलकर भी ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं हरा पाए। यहाँ पे बहुत बुरी तरह हार हुई। ये बैटल ऑफ बक्सर बहुत ही रिमार्केबल जगह है, मतलब बहुत ही रिमार्केबल बैटल है, क्योंकि इसके बाद से क्या हुआ कि पूरी तरह से, जिसे कहते हैं ना, पैर जमना, ईस्ट इंडिया कंपनी के पैर जमने शुरू हो गए, पैर जम गए। अच्छा, बैटल के बाद क्या हुआ, बैटल के बाद वही हुआ जो होता है हमेशा से, ट्रीटीज साइन हुई। ट्रीटी साइन किस किस के बीच में हुई, जो हारता है वो जीतता है उसके बीच में होगी, क्योंकि अब मीर कासिम एलिमिनेट कर दिए गए थे, मीर कासिम के साथ कोई डील नहीं कर रहे थे, तो नए रूलर बैठा दिए गए बंगाल में, उनके साथ डील साइन की गई, और नए रूलर थे निज़ामुद्दौला। इनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने डील साइन की कि आपका जो निज़ामत है वो हम अपने पास रखेंगे। अभी निज़ामत होता है एडमिनिस्ट्रेटिव राइट, मतलब रूल करने का अधिकार, एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करने का अधिकार, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास ले लिया। देखो बंगाल से हिसाब बराबर करने के बाद ये गए अवध के पास, क्योंकि अवध भी उस समय लड़े थे इनसे, उनसे भी हिसाब बराबर करना जरूरी था। अवध को बोल दिया कि आप वॉर इंडेमनिटी पे करेंगे, मतलब जितना हमारा नुकसान हुआ है वो आप उसका आप पेमेंट करेंगे। अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला, वो सिर झुकाकर शांति से मान गए। फिर उसके बाद ये गए जो मेन प्लेयर थे मुगल्स, उनके पास। अब शाह आलम सेकंड को जाके बोलते हैं, चाचा, ओ भोंसड़ी वाले चाचा, चाचा चाचा, हो गया बस, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। और बोले कि दीवानी राइट हम अपने पास रखेंगे बंगाल का। दीवानी राइट होता है टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार। कह दिया कि ये पूरा राइट हम अपने पास रखेंगे। अब इससे क्या हुआ कि टैक्स कलेक्शन का राइट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया, जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का राइट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। लेकिन अभी भी बंगाल में नवाबशिप जारी थी, नवाब वहाँ पर अभी भी थे, तो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आती थी, नवाब पर आती थी, क्योंकि वो उस समय रूलर थे। और रियल पावर किसके हाथ में थी, रियल पावर थी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में, और नवाब के पास थी सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी दो गवर्नमेंट चल रही थी, एक जो रियल पावर में थी और दूसरी जो रिस्पॉन्सिबल थी। इस सेटअप को कहा जाता है डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट चली थी 1765 टू 1772 तक। 1772 में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने नवाब को हटा के खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि नाउ वी आर द रूलर, और अपने गवर्नर को इस्टेब्लिश कर दिया। वो हम आगे चल के देखेंगे। अच्छा देखो अब क्या हुआ कि हमारे लेक्चर्स में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जे करने शुरू कर लिए। तो अब क्या करेंगे, अब हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब जो भी राज्य को पकड़ेंगे, जैसे अभी बंगाल को पकड़ा, इसे जब तक हमने अंग्रेजों को नहीं दे दिया हमने इसका पीछा नहीं छोड़ा। अब ऐसे ही हम हैदराबाद को पकड़ेंगे, कर्नाटक को पकड़ेंगे, और जितने भी राज्य हैं उन्हें पकड़ेंगे, और जब तक उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दे देंगे हम नहीं रुकेंगे। एक बार हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया मतलब हमारा काम पूरा हो गया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से हम ले लेंगे 1947 में, वो भी सूद समेत, उसकी टेंशन नहीं लेना, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कहीं लेके नहीं भागेंगे। ये तो रहा बंगाल का सिनेरियो। बीच में मैंने आपसे पूछा था कि इंडिया की करप्शन रैंकिंग क्या है 2020 की, तो इंडिया की करप्शन रैंकिंग है 86, और जो इंडेक्स जारी होता है उसे कहते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इस इंडेक्स में 180 कंट्रीज़ लिस्टेड हैं, ठीक है। इसमें जो भी कंट्रीज टॉप में होती है वो कम करप्ट होती है, और जो सबसे लास्ट में होती है यानी 180 रैंक पाती है वो सबसे ज़्यादा करप्ट में होती है। तो इसमें जो कम करप्ट है यानी
टॉप फर्स्ट कंट्री है वो है डेनमार्क और न्यूजीलैंड। इसमें फर्स्ट पोजीशन पर दोनों ही कंट्रीज़ हैं, डेनमार्क और न्यूजीलैंड। और जो सबसे लास्ट में है 180 पोजीशन पर तो वो है सोमालिया और साउथ सूडान। थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये था आज का लेक्चर। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।